कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है पार्टियों में भगदड़। दो 2022 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, दिन कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में बदलती जा रही हैं। और पहले तो 3 महीने 2 महीने पहले पार्टियों में भगदड़ मचती थी, लेकिन अभी 8, 9, 10 महीने पहले ही भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। लोग अपना अपना जहाज़ छोड़ करके दूसरे जहाज़ों पर सवार होने के लिए निकल पड़े हैं और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। और बड़ी बात यह है, यहाँ 2 पार्टियाँ ऐसी हैं जिसको ज्वाइन करने के लिए बाकी की 2 पार्टियों के लोग ललायत नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस की बात करें, उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल से उसका सूखा पड़ा हुआ है और ये सूखा है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि और गहराता जा रहा है। आज उनके एक और कद्दावर नेता और कभी केंद्रीय राज्य मंत्री रहे जितिन प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक पटेल साहब, बाना और बबेरू के जो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा। इससे पहले समाजवादी पार्टी का दामन थामने वालों में बहुजन समाज पार्टी के कई विधायक हो चुके हैं, वो साथ हो लिए हैं समाजवादी पार्टी के। और अब अभी 2 और कद्दावर नेता बसपा से निकाले गए हैं। वो कहाँ जाएंगे, अभी इसकी रणनीति नहीं बनी है। वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, अभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन खबर यह है कि बाकी विधायकों पर भी पार्टी की नज़र है, वो भी इधर उधर कहीं हो लेंगे। और क्या होगा, क्या 2022 में भगदड़ और तेज मचेगी? कितनी तेज होगी ये भगदड़, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो भगदड़ मच रही है उससे किसको कितना फायदा होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को जितिन प्रसाद के आ जाने से फायदा होगा, या जो समाजवादी पार्टी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उससे सपा को फायदा होगा? इसी पर रखेंगे चर्चा और करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2022 का साल बेहद अहम है। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत और सत्ता का सिंहासन पाने के लिए सभी सियासी दलें अभी से दांव लगा रही हैं। तो सियासी दलों के नेता अभी 2022 से पहले अपना राजनीतिक भविष्य संवारने की कवायद में जुट गए हैं, जिसके चलते सियासी दलों में भगदड़ सी मच गई है। यूपी की सियासत में आज का दिन बेहद अहम रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाने वाले कांग्रेसी नेता जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जहां कांग्रेस एक और बड़ा झटका लगा है, वहीं बीजेपी के लिए जितिन कितने फायदेमंद साबित होते हैं, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीते दिनों बसपा से बाहर किए गए 2 नेता राम अचल राजभर और लालजी वर्मा के सपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते, साथ ही दोनों नेताओं के नाम सपा के साथ जुड़ने पर दोनों कद्दावर नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सूत्रों की माने तो खबर है कि बसपा के बाकी बचे 7 विधायक जल्द ही दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव होने में अभी कई महीनों का वक्त बाकी है, पर सियासी दलों के नेता अभी से दलों को बदलने का खेल शुरू कर चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2022 में होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव की आहट सुनते ही पार्टियों में भगदड़ शुरू हो गई है? अगर ऐसा है तो भगदड़ का ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अभी 7 महीने बाकी हैं कम से कम चुनाव होने में। जनवरी और फरवरी में चुनाव होगा और 17 मार्च तक सरकार बन जानी है। तो यूँ कह सकते हैं कि 7 से 8 महीने बाकी हो, क्योंकि फरवरी और मार्च में भी चुनाव हो सकते हैं और मार्च 17 तक रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये भगदड़ क्या कहलाती है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में केसी जैन साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है केसी जैन साहब आपका। राजीव उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। आपका बहुत स्वागत है राजीव उपाध्याय जी।
और हमारे साथ में जावेद साहब जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ संजीव कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं। संजीव जी, आपका भी खैर मकदम है इस कार्यक्रम में। सीधा रुक करेंगे जैन साहब का। जैन साहब, कितना फायदा जी, कितना फायदा होगा जितिन प्रसाद के आने से? ये जो भगदड़ मची है, ये क्या अनएक्सपेक्टेड है कि 7 महीने पहले ही भगदड़ मचनी शुरू हो गई है? अमूमन चुनाव के 2-3 महीने पहले ही भगदड़ मचती थी। देखिए प्रदीप जी, पहली बात तो यह है कि केंद्र की पिछली 7 सालों की सरकार और उत्तर प्रदेश की लगभग 4.5 साल की सरकार, तो जनता के बीच में जो मैसेज गया है, जनता के लिए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार रहित शासन देने का काम केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने किया है, उसका प्रभाव जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेताओं पे भी पड़ रहा है। और जो चीज आपने कही, देखिए उससे मुझे गुरेज नहीं है, बिल्कुल उससे इनकार नहीं है कि देखिए 2022 में चुनाव होने हैं और 7-8 महीने चुनाव के बचे हैं। ऐसे में सारे राजनीतिक दल के नेता कहीं ना कहीं अपनी राजनीति, जो उनकी राजनीति समाप्ति की ओर है, उसको बचाने के लिए प्रयासरत है, अग्रसर है। ऐसे में उनको एकमात्र स्थान जो कि लगता है सबको कि जनता पार्टी वापस प्रदेश में और केंद्र में आने वाली है। और पिछले 7 सालों में जो केंद्र की राजनीति में जिन लोगों की राजनीति बिल्कुल लगड़ी हो गई है और शून्य पे पहुंच गए हैं। आप देखिए कि अगर बीएसपी का ही देखें तो यहाँ पे जो चाहे वर्मा जी हो चाहे दूसरे नेता हो, जिनको पार्टी से मायावती जी ने बाहर कर दिया, और अब उसमें बचे कितने हैं? 7-8 लोग बचे हैं। और इसके पहले नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी पहले से बाहर जा चुके हैं और कई बड़े नेताओं को निकाल चुकी है मायावती जी, या वो जा चुके हैं। तो ऐसे में जबकि बीएसपी की भी राजनीति शून्य पे पहुंच गई है, और चाहे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस हो, इसमें से कोई भी पार्टी बिल्कुल उभरती हुई उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही है। तो 2 चीजें, एक तो भारतीय जनता पार्टी का जो साफ सुथरा राजनीतिक चेहरा रहा और साथ सरकार ने किया, तो इन सारी चीजों को देखते रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को रुख कर रहे हैं। जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ही सबको उम्मीद दिखाई दे रही है। राजीव उपाध्याय जी, आपके पास आ रहा हूँ। आप पर ही निशाना लगा रहे हैं कि आपके ज्यादातर विधायक या तो छोड़कर चले गए हैं या जो बचे हैं वो छोड़कर जाने वाले हैं। तो क्या लगता है कि अप्रासंगिक हो रही है सीधे क्या बहुजन समाज पार्टी? देखिए, चुनाव के 7-8 महीने पहले, जैसा आप अभी चर्चा कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी के तो 7 एमएलए बचे हैं, रहेंगे जाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो उनको बीएसपी से चुनाव लड़ना है या किसी अदर से चुनाव लड़ना है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में बहुत जल्द 1-8 महीने के अंदर आपको दिखेगा कि सैकड़ों एमएलए जैन साहब की पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, इधर उधर के रास्ता मन टटोल रहे हैं। ये भगदड़ मचने वाली है और ये आप ही लोग बता रहे हैं हम सब लोगों को कि इस तरह की स्थितियां भी बन रही है। रही बात, देखिए चुनाव के समय में ऐसी स्थिति बने तो कोई ताजुब नहीं होता है, ये हमेशा बनती रही है स्थिति। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में जाएंगे, कुछ लोग कांग्रेस से बसपा में जाएंगे, इस तरह की स्थिति बनती रहती है। अब सबसे बड़ी स्थिति क्या है आज की डेट में प्रदेश की, वो भी समझिए। आज 15 दिन से ऐसा असमंजस स्थिति बनी हुई है प्रदेश के अंदर कि विश्वास की कमी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास योगी जी से टूटा है और योगी जी का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी से टूटा है। जैसा कि आप लोग खबरें दिखाए हैं बीच में कि राधा मोहन सिंह जी यहाँ के प्रभारी है, आते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और फिर राज्यपाल को जाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, फिर माननीय अध्यक्ष जी से मिलते हैं, हृदय नारायण दीक्षित जी से, और कहते हैं कि साहित्य पढ़ने गए थे या साहित्य की जानकारियां बिटोरने गए थे। अब आप खुद सोचिए कि चुनाव एकदम नजदीक हो और इस तरह की बातें कोई करता है तो जनता को इतना बेवकूफ नहीं समझा जा सकता ना कि साहित्य की बातें हम लोग कर रहे हैं। देखिए भगदड़ मचा हुआ है, क्यों, इसका स्थिति बता दें आपको। बहुत आने वाले समय में जिस तरह का 2017 और 19 में जिस तरह का चुनाव हुए, 14 में और फिर आपको 22 में चुनाव होने जा रहा है, इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर से 2 खास वोटर
ओबीसी और शेड्यूल कास्ट जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था, उसका मोह भारतीय जनता पार्टी से भंग हो चुका है। और तीसरा महत्वपूर्ण वोटर जो है, आज जैसा कि आपने बताया जतिन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की एक बड़ी लिस्ट है और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ ला रही है। आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों में इतना अविश्वास पैदा हुआ है, पश्चिम से लेकर के और पूर्व तक, कि ब्राह्मण आज भारतीय जनता पार्टी से दूर भाग रहा है। उसका भी रीजन है क्यों भाग रहा है, ठीक है, उसका रीजन सुनिएगा प्रदीप भाई जी। जल्दी से, इतना समय नहीं, आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय दिया। उपाध्याय जी 1 मिनट का समय होता है आपके पास। भी है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी और ठाकुर से लगाव वाली छवि जो है, जो जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं जी, उस टाइप की छवि बन गई है, जिसके कारण आज ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से बहुत दूर हो चुका है। ये भगदड़ के बहुत सारे कारण हैं। और आज ठीक है, आगे फिर से मौका देंगे राजीव जी, आपको भरपूर मौका मिलेगा। जावेद अहमद साहब, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी तो लगता है कि बस एकदम खाली होने वाली है, क्या? पत्रकार हैं, लोगों का चुनाव के समय आना और जाना, लोगों का खरीद फरोख्त में, हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास करना और विचारधारा से और सिद्धांतों पर न चलकर निजी महत्वाकांक्षा की पूर्ति में जो लोग लगे रहते हैं, वो इस तरीके का काम उनका हर चुनाव के आसपास होता रहता है। कांग्रेस तो आपने पहले भी देखा है कि जिस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी लव महिला के नाम से जानी जाती थी, उस समय भी कांग्रेस के अंदर इतना वैचारिक संघर्ष भी था, इतनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आजादी भी थी कि उस समय के 4 युवा तुर्क इंदिरा जी को चुनौती दिया करते थे। उस समय देश के जो प्रधानमंत्री बाद में रहे, मोरारजी भाई देसाई जी हो, वाईबी चौहान जी रहे हो, या समय समय पर और भी आप देखिए कि कांग्रेस से लोग बाहर निकले। और तो और अगर देखा जाए तो किस तरीके के साथ उसके बाद भी कांग्रेस अपनी विचारधारा के साथ खड़ी रही। जितिन प्रसाद जी को जो आज बड़ा रोल मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, आप देखिए कि उनका क्या हश्र हुआ है कि हर बड़ी ज्वाइनिंग में अमित शाह जी आते थे, हर बड़ी ज्वाइनिंग में कौन किस तरीके से होती थी, आज पीयूष गोयल जी के सामने उनको करना पड़ा। जितिन प्रसाद जी पर को और उनके परिवार पर कांग्रेस ने 3 पीढ़ियों पर विश्वास किया, उनको भरपूर सम्मान दिया, लेकिन उनकी अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं थी, अपनी इच्छाएं थी। उनको कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में जिम्मेदारियां दी गई, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय वो उन्होंने संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न की। आज वो जहां भी गए हैं, कोई भी साथी प्रदीप जी छूटता है, अच्छा हो खराब हो तो दुख होता है, वो जहां भी गए हैं उनको बधाई है हमारी तरफ से। लेकिन ये जो बताया ठीक है जावेद साहब, आप यूं ही बधाई, ठीक है जावेद साहब, आप यूं ही बधाई देते रहिए, लोग आपका दामन छोड़ करके जाते रहेंगे। समय समाप्त हो गया आपका। संजीव कौशिक जी के ठीक है, आप अपनी विचारधारा पर अड़े रहिए। जावेद साहब, आप अपनी विचारधारा पर अड़े रहिए और 26 राज्यों में कभी शासन करने वाली और केंद्र में शासन करने वाली पार्टी को 3 राज्यों तक सिमेट दीजिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। संजीव कौशिक साहब, आपसे आपके पास आ रहा हूं, यूपी आ रहा हूं। जावेद साहब, दोबारा से मौका दूंगा आपको, आपका ओपनिंग कमेंट का समय ज्यादा हो गया है, आऊंगा। संजीव कौशिक जी, आपने सारे राजनीतिक पार्टियों के लोगों को सुन लिया, क्या कहेंगे आप? नेता जब अपनी पुरानी पार्टी को छोड़ता है तो एक रटी रट सब किसी को पता है कि हमें वहां सम्मान नहीं मिल रहा था, हमने एक नई राष्ट्रवादी पार्टी देखी या उस पर काम करने का मौका मिलेगा, इन वजहों से हम अपने आप को दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है और नई बात नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि वहां जा रहे हैं तो वहां किन कारणों से जा रहे हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है, यह बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ दिनों में जो आदरणीय योगी नाथ की जो छवि बनी है उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समुदायों के बीच में, निश्चित तौर पर उस गैप को भरने का एक प्रयास है। हम और आप खूब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में या पिछले वर्षों की बात कर ले, जब जो राजनीतिक हलकों में और अखबारों में और टीवी पर जो चीज देखने को मिला, एक ये आवाज आ रही थी कि ब्राह्मणों के द्वारा एक नाराजगी जाहिर की जाती थी योगी आदित्यनाथ के सरकार से, और जो समीकरण दिखाई दे रहे थे उसको एक पाटने की कोशिश है। एक नजरिए से देखा जाए तो ये दिखाई दे रहा है। दूसरे नजरिए से यदि आप देखते हैं
तो यह बात भी सही है कि जितिन प्रसाद पिछले कुछ महीनों से या पिछले वर्षों से देखा हुआ आपने कि किस तरह से लगातार योगी आदित्यनाथ के ऊपर कमर कस के वो पिल पड़े थे, जिस तरह से, और लगातार उनको घेरने का प्रयास कर रहे थे। ये जाहिर सी बात है कि अभी हमसे पहले जो सज्जन ये बात बोल रहे थे, उनके बातों में ये सत्यता दिखाई देती है कि इस कद का नेता यदि भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश स्तर का भी इस तरह का नेता, जो मतलब चूंकि उनको काम तो वहीं पे करना है, तो वहां से एक स्वीकृति मिलती और सारे लोग अगल बगल में खड़े दिखाई देते कि इसका तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर केंद्र के द्वारा एक, जो जैसा कि समझ में आ रहा है कि केंद्र के द्वारा उनको स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये सरदर्द भी पैदा करने वाले हैं। उससे एक कदम आगे की बात करें, यदि वो ये कहते हैं, जितिन प्रसाद ये कहते हैं कि नहीं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने हमें सम्मान नहीं दिया, साहब 2001 में आप यूथ कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, 4 में आप सांसद बनते हैं, 8 में आपको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है, इससे ज्यादा सम्मान की गति क्या हो सकती है? और कोई पार्टी किसी को क्या दे सकता है बना? देखिए राजनीति। ठीक है सर, आपके पास दोबारा से, ठीक है संजीव भाई, आपके पास दोबारा से आएंगे। सर केसी जैन साहब, सवाल यह है कि क्या आपके पास अभी भी नेताओं की कमी है उत्तर प्रदेश में, क्या कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं? जैन साहब क्या आपको आवाज मिल रही है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जी आवाज मिल रही, हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी आपकी आवाज पूरी मिल रही है जी। जी देखिए प्रदीप जी, बात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की यहाँ पे नहीं है। जी बात ये है कि आपकी आवाज हम तक सही रूप से नहीं पहुंच पा रही है। जी जैन साहब, माफी चाहेंगे आपसे, आपकी आवाज हम तक सही सुचारू रूप से नहीं आ पा रही है। अपने सहयोगियों से कहेंगे कि वो इसको दुरुस्त करें, तब तक हम रुक कर लेंगे जावेद साहब का। कोई भी व्यक्ति पार्टी में अभी तक रहना भी चाहते तो उसका सम्मान। कैसे जैन साहब, माफ करिएगा, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। हम आपके पास दोबारा से आएंगे। राजीव उपाध्याय जी का रुख करेंगे। राजीव उपाध्याय जी, जी आपकी आवाज आ रही जी। पहली बात तो ये है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात ये है कि जितिन प्रसाद जी को इस चीज का एहसास हो रहा था कि उनका पार्टी में सम्मान, और ये चीज सबने देखी, ये इस पर दिखाई भी दे रहा था। तो ऐसे में जब उनका सम्मान नहीं हो रहा था, तब जाकर के उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना है, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। दूसरी बात ये कि ये बातें जो हो रही हैं कि जो है चुनाव के टाइम पे ज्वाइनिंग हो रही है, देखिए बात केवल चुनाव के टाइम की नहीं है। इसके पहले देखिए संजय सेठ समाजवादी पार्टी के सांसद होते हुए। कैसे जैन साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि कितने और लोगों को इंपोर्ट करेंगे? ये इंपोर्ट कार्यक्रम कब बंद होगा? इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो देखिए, जिसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, एक अच्छी नीति के तहत काम कर रही है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रही है, तो वो लोग पार्टी में आए हैं। जो लोग इस तरीके की पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं। और हाँ, आपको एक चीज और बता देंगे कि वो कांग्रेस नहीं रही जो पहले कभी ये कांग्रेस हुआ करती थी, पहले के जमाने वाली, पहले के। जैन साहब एक सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि आपने इंपोर्ट बहुत कर लिया और आपकी पार्टी के एक्सपोर्ट के काफी सारे लोग तैयार बैठे हुए हैं। अभी राजीव उपाध्याय जी बता रहे थे। वर्तमान में आप तत्काल देख रहे हैं, दो हो रही है, एक तो चुनाव सिर पे हैं, और ऐसे में जब दूसरी पार्टी के बड़े बड़े नेता टूट करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इससे क्या संदेश जा रहा है? ऐसे में पार्टी के लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का टूट करके कहीं अतिरिक्त जाना केवल एक कल्पना मात्र है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। दूसरी बात यह कि अभी कहा कि अभी एक ठीक है जैन साहब, आपके पास आएंगे।
जैन साहब, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं और उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जी, मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अब्बास साहब, जैन साहब आपके पास आएंगे माफी के साथ। जैन साहब आएंगे, हम अभी उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। योगी और मोदी में कोई विवाद है, अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मैंने उनका तारुफ कराया आपसे। ठीक है, ठीक है जैन साहब, ठीक है, आपके पास आएंगे। जैन साहब, अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद अब्बास साहब सपा के वरिष्ठ नेता हैं। अब्बास साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। आज ही भारतीय जनता पार्टी के जो सर पटेल हैं, पूर्व मंत्री हैं, बहेरू से विधायक रहे, आज ही ज्वाइन की समाजवादी पार्टी जी। और राज्यपाल को जो 200 लोगों ने सूची सौंपी है योगी जी के खिलाफ, अगर वो बदलाव नहीं हुआ तो 50 से ज्यादा तो 2 दिन में ही टूट जाएंगे। और लंबी कतार है जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के चक्कर में है। अब ये बेचारों को हताश निराश कुछ नेताओं को उठा के लाके बड़े बड़े सपने दिखाकर, झूठे सपने दिखाकर राज्यसभा में भेजने के नाम पर अपने चेहरे पर कोरोना काल में मची तबाही की जो कालक है उसे पोतने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। योगी जी और मोदी जी में इतना द्वंद चल रहा है कि योगी जी ने पोर्टल से ही देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें हटा दी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर हटा दी। अब्बास साहब, योगी जी और मोदी जी में क्या चल रहा है उस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं जो भगदड़ मची हुई है उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं इस पे। तो आपके पास दोबारा से आएंगे, आपका दोबारा शुरू करेंगे। जैन साहब, आपने सुना अब्बास साहब कह रहे हैं लंबी फहरिस्त है, 50 लोग तो अभी 1-2 दिन में ही सपा ज्वाइन करने वाले हैं। जी, सवाल आप ही से है जैन साहब। देखिए ये लोग जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, को जो दोस्त ये लोग सवाल सुन अब्बास साहब, सवाल जवाब ले लीजिए। जी हाँ जैन साहब, आप बोलते जा रहे हैं जी। सुन लीजिए धैर्य से। देखिए अभी इसके पहले आदरणीय नीरज शेखर जी और इसके पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से जो रहे, जैन साहब आपका ऑडियो बंद हो जा रहा है। आपका ऑडियो बंद हो जा रहा है बार बार। जी, जब ज्वाइन करते हैं तो क्या इनको लास्ट करेंगे? कह रहे हैं जो लास्ट टाइप के लोग हो गए, बेकार टाइप के लोग वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये क्या कहना चाहते हैं संजय सेठ जी के बारे में? ये क्या कहना चाहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री जी के बेटे नीरज शेखर जी के बारे में? ये क्या कहना चाहते हैं? जी जी जी, आपने गले पे छुरी लगाकर बोलना है, गले पे छुरी लगाकर। इसके पहले जाओगे नवाब जी, इसके पहले और कई सारे नेता इनकी पार्टी को छोड़ करके जो एमएलसी थे, एमएलसी और सांसद थे, हलाल करने के उन्होंने छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। गर्दन बचाओगे या ज्वाइन करोगे? बता दो हलाल ये ऐसे लोगों ने प्रदीप जी। भारतीय जी। जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो ये कह देना कि चुनाव के टाइम ज्वाइन किया। देखिए संजय सेठ जी ने चुनाव के टाइम कोई नहीं ज्वाइन किया। और इसी तरीके से जैन साहब आपने उस बात जैन साहब, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया। मोहम्मद साहब कह रहे हैं, अब्बास साहब कह रहे हैं कि 50 विधायक 1-2 दिन में टूटने वाले हैं। प्रोपोगंडा है। जिस प्रकार से ये लोग कोरोना काल में प्रोपोगंडा फैलाते रहे कि लॉकडाउन क्यों नहीं लगा, फिर कहा लॉकडाउन लगना चाहिए, फिर बता दिया भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन, फिर कहा नहीं तो हम तो वैक्सीन लगवाएंगे। तो कंफ्यूज पार्टियां हैं, इनका तो स्वयं में बड़ी लंबी लाइन लगी है शमशानों के बाहर लाशों की। क्या नहीं करना चाहिए? गंगा मैया की, गंगा कहना मैया अलग बात है, कहना अलग बात है, होना अलग बात है। शर्म आनी चाहिए आपको, नहीं बोलना चाहिए मेरे भाई। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, जरा सवाल लेने दीजिए जैन साहब से। जी जैन साहब, सवाल ये कि ये जो जितिन प्रसाद जी आए हैं उनसे कितना फायदा होगा आपको? क्या आपको लगता है कि 4 साल में जो ब्राह्मण नाराज हुआ है आपसे वो उसकी भरपाई हो जाएगी जैन साहब के जितिन प्रसाद के आने से? ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की चाल है, झंडा फैलाया जा रहा है। कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। ये बताइए भारतीय जनता पार्टी से कितने ब्राह्मणों ने अपने एमएलसी पद से और एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया? जिस प्रकार से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कई सारे एमएलसी
अब्बास कई साहब साल जवाब जाने दीजिए। के जैन साहब जल्दी जल्दी कुछ छोड़ सवाल है, करके मुझे आ ब्रेक पर गए। जाना है। कौन यहाँ से छोड़ के चला सवाल गया? सवाल नंबर 2, जैन साहब सवाल दूसरा ये है, जो व्यक्ति पिछला 4 चुनाव हार चुका है और अपनी भाभी को भी पंचायत का चुनाव नहीं जिता पाया, बंगाल में गया, बंगाल में कांग्रेस 0 हो गई, वो आपकी क्या मदद करेगा? के आधार पे किसी को नहीं ज्वाइन कराया गया है। जितिन प्रसाद जी की इच्छा थी कि हम भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें और उन्होंने बिना कोई शर्त रहित उन्होंने ज्वाइनिंग की है। उन्होंने कहा है कि हमने इतने समय तक कांग्रेस की हमने सेवा की, वैसे ही मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस से आई रीता बोगड़ा जोशी जी को सम्मान मिला, जैसे कांग्रेस खत्म करती है, ऐसी सेवा यहाँ लेके हरीश रावत, जैन साहब जरा, हरीश रावत जी कुछ कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सुन लेते हैं जी। या फिर किसी अदर सोर्सेज से भेजा जाए? जो चेयरमैन है हमारी कमेटी के, ये उनके ऊपर छोड़ा है, वो खुद जा करके दे रहे हैं या कैसे भेजेंगे? कब देंगे सर रिपोर्ट, कब देंगे? मेरी समझ से किसी समय भी दे, कल? मेरी समझ से किसी समय भी दे सकते हैं। मतलब कल किसी भी समय दे सकते हैं? आज भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं। आज भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं, ठीक है, किसी समय भी दे सकते हैं। मुझे एक यूपी से आपके जो जतिन प्रसाद जी कांग्रेस के लीडर रहे हैं, वो बीजेपी का दामन थाम लिए, ये कहते हुए कि बीजेपी ही एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सब रीजनल पार्टी है। बहुत दुखद है, दुर्भाग्यजनक है मेरे लिए। तो उनका भाजपा में जाना एक बड़े चांटे के समान है, मगर बहुत तकलीफ हुई। जिस पार्टी में उनका सारा परिवार रहा, और उस पार्टी को रीजनल पार्टी कहना, और जिस पार्टी के विरोध में उनके पिताजी सब लोग हमेशा लड़े खड़े रहे कांग्रेस की सिपाही के तौर पर, उस पार्टी को छोड़ करके उस बीजेपी में जाना जिसके साथ हमेशा वो लड़े, तो मुझे ताजुब है। तो क्या सर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद यूपी में ये बड़ा झटका है, क्या गांधी जी ने रोकने की कोशिश नहीं की उन्हें? देखिए, पार्टी को जब आज जो चुनाव हैं, वो कोई नेता ये कहे कि मैं उसको प्रभावित कर रहा हूँ। अब जो अगले चुनाव भी होंगे वो ठीक है। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रावत जी। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जो जितिन प्रसाद के विषय में बता रहे थे। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org.
पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा। पिटारा, खजाना खास पलों का। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। राजीव उपाध्याय जी का रुख करेंगे। राजीव उपाध्याय जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये इंपोर्ट आपके यहाँ बंद है, एक्सपोर्ट लगातार जारी है, ये कब बंद होगा एक्सपोर्ट और कब होगा शुरू इंपोर्ट? ये जो मुखिया है उनके लिए किसी नेता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने तो देखा होगा, आप तो बहुजन समाज पार्टी को काफी दिनों से कवरेज कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता वो नेता है जो नेता बनाती हैं, और इंपोर्ट करके किसी को ला करके और उसके नाम पे वोट लेना, ये बहुजन समाज पार्टी के नेता ने सीखा ही नहीं। जब उनके पास 4 MLA और 200 भाई उपाध्याय जी, राजीव उपाध्याय जी, नेता बनाने में तो वक्त लगेगा ना, और वक्त काफी हाथ आपके निकल चुका है। रुके जैन साहब, रुकिए, सवाल पूछने दीजिए भाई। राजीव उपाध्याय जी, 2009 में आप चुनाव हारे, 2012, 2014, 2017, 2019 में 9 में भी आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार थी। देखिए आता है, और जब 2014 में चुनाव हो रहे थे, मना किया? आपको किसने मना किया है? सरकार की प्रलोभन मत दीजिए, आप भी प्रलोभन दे दीजिए। और आज 200 रुपए किलो के हिसाब से सरसों का तेल, जैन साहब सुन रहे होंगे। अरे वो महंगाई की बात छोड़िए, आप इधर उधर की बात मत करिए। हम बात इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कर रहे हैं, वो भी नेताओं के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। आपके 7 विधायक बचे हैं, वो कब बाहर जाएंगे? बेटी की दौलत की बेटी, दलित की बेटी की दौलत की बेटी, ये बता दीजिए। ना जैन साहब इंटरफेयर मत कीजिए। शानदार तरीके से डिबेट हो रही है, उसको होने दीजिए। हम इसी पर रहेंगे, इसी डिबेट पर रहेंगे जी। इस कोरोना के युग में 8,000 ना यहाँ दौलत की बेटी की बात नहीं होगी, दौलत के बेटे की बात नहीं होगी। अरे सुनिए भाई, राजीव उपाध्याय, जैन साहब उसकाइए नहीं, आप डिबेट को डिरेल मत कीजिए। आप तो अच्छे वकील भी हैं, मुझे पता है। अरे रुकिए भाई, राजीव उपाध्याय जी, आप उनके उसमें मत आइए। आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए, आपके यहाँ, राजीव उपाध्याय जी सीधे सीधे ये बताइए, आपके यहाँ इंपोर्ट कब शुरू होगा? क्या इंपोर्ट होगा? जरूरत नहीं है। मैं लखनऊ सदर से अगर माननीय प्रदीप विश्वकर्मा जी को हमारी नेता टिकट दे देती है, वही नेता इंपोर्ट कहला जाता है। आप बहुजन समाज पार्टी के अंदर इतनी क्षमता है, आज जैन साहब पे पहुंच गई। कितनी क्षमता है, ये बात इतनी क्षमता है कि 2007 में बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा आज विधायकों को तरस रही है, और 2014 में 0 पर सांसद हो गए थे। प्रदीप जी लौट के आए थे प्रदेश के अंदर 25 साल बाद, इसलिए मतलब आप भी 25 साल का इंतजार कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद, आपने स्वीकार किया। अभी 30 साल आपको बर्बाद झेलना है। 25 साल बाद आए थे, और कोई बात नहीं, आप 30 साल इंतजार करिए। अब नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस प्रकार के आपके राजीव उपाध्याय जी, ठीक है जैन साहब, आपकी बात हो गई है बीच में। राजीव उपाध्याय, जैन साहब, केसी जैन साहब,
आपकी बात हो गई, अब 2 मिनट शांत रहिए। मैं जावेद साहब के पास जा रहा हूं। राजू जी रुकिए, जावेद जी ठीक है भाई, राजू उपाध्याय जी बात आपकी हो गई। जावेद जी आपकी भी वही हालत है, 30 साल यूपी बेहाल और अभी तक आपके यहाँ इंपोर्ट नहीं हुआ, एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट चल रहा है। 1989 दिसंबर से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जनादेश नहीं मिला। ये कोई छिपाने की या इससे मुंह चुराने की बात नहीं। कांग्रेस पार्टी लगातार आत्मचिंतन और मंथन करती रही है, लेकिन उसने अपनी विचारधारा का त्याग नहीं किया, अपने सिद्धांतों का त्याग नहीं किया। जो सत्ता के साथ भाई जावेद साहब, ऐसी विचारधारा से क्या मतलब जब देश में लोग मानने वाले ही ना हो। 26 राज्यों में सरकार थी आपकी, केंद्र में आपकी सरकार थी, आज 3 राज्यों में सिमट गए हैं आप। जैन साहब रुकिए भाई, सवाल पूछने दीजिए प्लीज। आपकी बल्ले बल्ले विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए, लेकिन आप याद रखिए कि आपके बुरे दिन पे ही थे। जैन साहब आपके पास आएंगे भाई जी, सवाल पूछने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए, आपको पूरा मौका दूंगा जी। आपने 5 साल, प्रदीप जी बहुत स्पष्ट सी बात है, क्या सत्ता के लिए जो है विचारधारा का त्याग कर दिया जाए, सत्ता के लिए देश के संविधान को ताक पर रख दिया जाए, सत्ता के लिए क्या? जावेद साहब, जिन लोगों ने 52 साल तक और राष्ट्र ध्वज को स्वीकार नहीं किया, आज वो किस कहाँ नहीं स्वीकार किया? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जिनसे बहुत उम्मीद थी, उसके बावजूद भी लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं पार्टी? जैन साहब माफ करिएगा, आप बहुत ही सटीक प्रवक्ता हैं, लेकिन आज आप बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जैन साहब इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी पार्टी का अपर हैंड है इस समय, लेकिन अरे भाई जैन साहब सवाल सुनिए भाई, आप बहुत इंटरफेयर कर रहे हैं। आप माफ करिएगा, आप अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन ऐसा मत करिए, सवाल पूछने दीजिए प्लीज। करेगा तो आपको खराब लगेगा। बिल्कुल जावेद साहब अपनी बात पूरी करिए। जावेद साहब अपनी बात। प्रदीप जी बिल्कुल आप सच कह रहे हैं। ये जो वर्तमान समय है, जिस तरीके से राजनीति का परसेप्शन एक सेट हुआ है, उसमें विजय को ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, सत्ता पर नियंत्रण कर लेने को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन हम निश्चित रूप से हम जनता के बीच में हैं, काम कर रहे हैं, और अपनी विचारधारा और अपने नेतृत्व के बल पर हम जनादेश को पुनः प्राप्त करेंगे। आज लोगों को बड़ा खराब लग रहा है। 30 साल हो गया आपको उत्तर प्रदेश में, यूपी बेहाल हुए, आज तक आप सत्ता प्राप्त नहीं कर पाए। ये है प्रियंका गांधी वाड्रा के यूपी इंचार्ज होते हुए भी लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्यों चले गए जितिन प्रसाद जी? बड़ा चेहरा थे, 4 साल तक योगी जी पर अटैक करते रहे वो। बिल्कुल देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर का द्वंद था, जो राष्ट्रीय और प्रांतीय छत्रप के बीच का द्वंद था, बात पूरी हो गई तो मैं जवाब दूं। जैन साहब आपसे जवाब दूंगा, पूरा पूरी करने के बाद तब मैं बोलूंगा। जैन साहब आप ही बहुत बोल रहे हो, क्या हुआ है कि और कोई बोलने का मौका दे दो। की बारी है, अभी बोलना शुरू करेंगे आपसे, उसके बाद मोहम्मद अब्बास जी के पास जाएंगे। बदल करते हुए आए। ठीक है, एक सवाल जावेद साहब, सवाल ये है, मोहम्मद अब्बास साहब आपके पास इसके बाद आऊंगा। जावेद साहब एक सवाल आपसे ये है, जैन साहब रुकिए, अब्बास साहब जावेद साहब सवाल ये है, चाहे आज जगत प्रसाद हो, यानी कि चाहे ममता बनर्जी हो, आंध्र प्रदेश में, चाहे तमिलनाडु में, जितने भी बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में, सारे के सारे साथ छोड़ करके चले गए और आज वो बड़े ओहदे पर हैं। क्यों नहीं कांग्रेस उनको संभाल पाती है? अरे जैन साहब भाई आप माफ करिएगा, आप अति उत्साह में हैं आज जितिन प्रसाद को लेकर के। जैन साहब आप जितिन प्रसाद को लेकर के अति उत्साह में हैं, और ये अति उत्साह कहीं आपको महंगा ना पड़ जाए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके पास इतने बड़े नेता थे, जी का जो द्वंद हो रहा है उसमें तुम किसकी तरफ हो बता दो। आपको तो कुछ आता नहीं है, आप अपना एक जावेद साहब रुकिए, साहब मोहम्मद अब्बास साहब की बारी है। ठीक है, आपकी बारी है। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, आपने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री पटेल जी ने आज सपा ज्वाइन की। अभी और कितने लोग आपके यहाँ इंपोर्ट होने बाकी हैं? मोहम्मद अब्बास साहब, नहीं, भगदड़ मचेगी भारतीय जनता पार्टी में, एक लंबी कतार है, वेटिंग के लिए कहा गया है। अभी योगी जी और मोदी जी का द्वंद्व होने दीजिए, देखें ऊंट किस करवट बैठता है कि योगी जी हटाए जाएंगे नहीं जाएंगे। उसके बाद भगदड़ मचेगी। कोरोना काल की महामारी में जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी, जैन साहब मुस्कुरा रहे थे, बड़ौद बागपत जिले में भी, अब मैं बात नहीं कहूंगा ना किसी की बरादी बताऊंगा, कफन चोर का एक गिरोह पकड़ा गया पश्चिम उत्तर प्रदेश में। मोहम्मद अब्बास साहब मोहम्मद अब्बास साहब आप भी मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दे से नहीं भटकना, हमको उसी पर रहना है। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें जी। साहब बहुत बोल रहे थे, कफन चोरों का गिरोह पकड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने योगी जी को चिट्ठी लिखी, हमारे कार्यकर्ता नेताओं को पुलिस ने गलत पकड़ा। अगर भाजपा के नेता कार्यकर्ता कफन चोरी करे, अरे मुसलमान पकड़ा भी ना जाए। बम विस्फोट महामारी के दौरान चुप रहिए, सरकार को खड़ा करिए, घर में सरकार को चर्चा चल रही है। कौशिक साहब के पास चलेंगे, कौशिक साहब के पास चलेंगे। मोहम्मद अब्बास साहब बात आपकी हो गई। जैन साहब प्रदीप जी मुझे जितना मुझे भी जैन साहब आतंकवादियों की ये खिसियानी खम्मा नौकरी में नजर आएगी। कफन चोर भारतीय जनता पार्टी में, रेमेडी सर चोर भारतीय जनता पार्टी में, और हॉस्पिटल्स के गैंग भारतीय जनता पार्टी के इसमें लूटमार मचा रखी है। अरे जनता आप किस तरीके से 2022 में अखिलेश यादव जी सरकार बना रहे हैं, याद देखिए एक एक चीज का हिसाब लिखा जा रहा है, हर जालिम को उसका खाता तैयार किया जा रहा है। जैन साहब अट्टास मत मारिए, बात आपकी हो गई। जैन साहब बात आपकी भी हो गई। जैन साहब बात आपकी भी हो गई। संजीव कौशिक जी से समझने की कोशिश करेंगे। रुकिए रुकिए भाई, जैन साहब रुकिए। मोहम्मद अब्बास साहब आप भी रुकिए भाई, बात हो गई आपकी। अब्बास साहब रुकिए, आपकी बात हो गई। संजीव कौशिक जी ये बताइए, जो आज जितिन प्रसाद जी ने ज्वाइन किया है, 4 साल तक योगी जी को कटघरे में खड़ा करते रहे ब्राह्मणों के नाम पर कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, तो क्या उनके पार्टी ज्वाइन करने से ब्राह्मणों पर अत्याचार जो हो रहा था वो सारे पाप धुल गए, खत्म हो गए? ब्राह्मण अब बहुत ही उत्साहित नजर आ रहा है। इलेक्शन के वक्त किस तरह से सारे पार्टियों में भगदड़ का माहौल है और एक दूसरे की तरफ वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे 2 कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि अपने ही पार्टी में असुरक्षा के माहौल की वजह से वो किसी और पार्टी में जा रहे हैं, शायद उन्हें लग रहा है कि हमें जगह नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा सत्ता के करीब रहना चाहते हैं, वो पानी में से निकलते हैं उस मछली के जैसे तड़पने लगते हैं जैसे कि उनको वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये एक कारण भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है, जितिन प्रसाद जी कह रहे हैं कि वो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। लेकिन जिस पार्टी में आया है किसी और पार्टी से, क्या वो मजबूती से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे? हमने हालिया दिनों में देखा है किस तरह से 90 सीटों से ज्यादा पर अपना प्रभाव रखने वाले शुभेंदु अधिकारी कितने सीटों को लेकर के आए, तो ये सामने उदाहरण के तौर पे मौजूद है। तो जरूरी नहीं है, लेकिन पार्टियों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभाव तो पड़ता है तत्कालिक तौर पे, लेकिन जो लाया गया है किस मंशा से लाया गया है, क्या वाकई जो ब्राह्मणों से क्षुब्ध थे उन्हें वो अपने पाले में लाने के लिए लाया गया है, या इसके पीछे की रणनीति एक जो हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से आपको क्या लगता है कि इससे नहीं, आपको क्या लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? ब्राह्मण की नाराजगी दूर होगी? बिल्कुल, वो सारे ब्राह्मण अब इनसे नाराज हो जाएंगे जो खुद कल तक सवाल खड़ा कर रहे थे, वो आज खुद उन्हीं के पाले में जाएंगे और ये समझाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब कि इससे पहले वो जो बोल रहे थे वो झूठ बोल रहे थे, तो अपने ही बातों को अब इसके बाद से काटेंगे और अपने ही बातों को बोलेंगे कि हमने गलत बोला था, ऐसी कोई बात नहीं है। कौन भरोसा करेगा? इसीलिए मैंने ठीक है, नहीं ऐसा तो सभी लोग, ठीक है, नहीं ऐसा तो सभी लोग कर लेते सर, राजनीति में सब चलता है ना। अब दूसरा सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनके यहाँ इंपोर्ट बंद है और एक्सपोर्ट उनके यहाँ चालू है, और 2 पार्टियों में इसका जस्ट वैसे वर्षा है? यदि ये अपने नीतियों में सुधार नहीं करेंगे, निश्चित तौर पे जो
आने वाले समय में चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने का तरीका बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग तरीके से लड़ती है, पूरा ताकत झोंक देती है। आप सोच सकते हैं कि अभी कितने महीने पहले से उसकी तैयारी शुरू हो गई है, और ये जो स्लीपर सेल अपने अपने छोड़ रखे हैं सारे पार्टियों में, जो वक्त के अनुसार वो खींच लेती है, अपने तरफ खींच लेती है, सूचनाएं खींचती है, उन पार्टी में से लोगों को खींचती है। भारतीय जनता पार्टी इस रणनीति में मजबूती से अभी बढ़त बनाई हुई है। यदि ये लोग बाकी लोग नहीं चेतेंगे, आने वाले दिनों में और बुरा हो जाएगा। नहीं, मैं संजीव जी, मैं आपसे दो चीज समझना चाह रहा हूँ। सपा एक ऐसी पार्टी है और भाजपा ऐसी पार्टी जहां लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बसपा और कांग्रेस लोग छोड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि असली महायुद्ध यही होने वाला है? चाहे बंगाल की राजनीति में हमने खुद खुलेआम देखा, कांग्रेस पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि निश्चित तौर पे वहां पे टीएमसी अपने किले को जीतने के लिए लड़ रही थी, भारतीय जनता पार्टी उसे हराने के लिए लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस क्यों लड़ रही थी? क्या कांग्रेस जीतने के लिए लड़ रही थी, हारने के लिए लड़ रही थी, हराने के लिए? कोई रणनीति तय नहीं था। ठीक वैसे ही यहाँ भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सामने पहले रणनीति तय करनी होगी कि आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, कि आप सरकार बनाने के लिए लड़ना चाहते हैं या किसी भी बसपा के विषय में भी कमेंट कर जल्दी से बसपा के विषय में भी कमेंट कर दीजिए, फिर अब्बास आपके पास चलेंगे। बसपा की बात है तो बसपा अपने गर्दन को पहले से ही फंसी हुई महसूस करती है। वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उस तरह से मजबूती से लड़ना ही नहीं चाहेगी, वो भी, क्योंकि उनकी अपनी एक मजबूरी है, वो कभी भी उस तरह से मजबूती से नहीं लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी से। जी ठीक है, जी ठीक है। मोहम्मद अब्बास साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं। कि जितिन प्रसाद साहब का जहां तक प्रश्न है, जितिन प्रसाद साहब इतने बड़े नेता कभी नहीं हो सकते जितने जितेंद्र प्रसाद जी। जितेंद्र प्रसाद जी का 97-98 में आकस्मिक निधन हुआ था। उनके निधन पर उनकी सीट खाली हुई थी। उस सीट को जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी के राममूर्ति वर्मा ने उपचुनाव में भारी वोटों से शिकस्त दी थी। जहांपुर मजबूती से समाज, आपको शायद ज्ञान, आपको जरूर पता होगा कि वो कई बार केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, बहुत बड़े नेता के पुत्र हैं, ब्राह्मणवादी हैं, ब्राह्मण उनके पीछे चलता है। जितेंद्र प्रसाद जी के पुत्र हैं, लेकिन अपना आप कोई प्रभाव वो अपने क्षेत्र में नहीं छोड़ पाए। अभी आपने ही बताया कि अपने रिश्तेदार को जिला पंचायत का चुनाव नहीं जिता पाए। तो वो जो ऐसे लोग हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, निकृष्ट हो जाते हैं, उन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी में सब समा जाता है और एक नाम ठीक है। कुछ मोहम्मद अब्बास साहब, आपके पास पूरा मौका है, आप जैन साहब से सवाल पूछ सकते हैं जी। ये ओपन सेशन है। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, बात हो गई आपकी। अगर आपके पास कोई सवाल हो, अगर आपके पास कोई सवाल हो, आप जैन साहब से सवाल पूछ सकते हैं। जैन साहब, आप भी पूछ सकते हैं सवाल। 2022 में सरकार बन रही है सब, इसलिए योगी जी और मोदी जी का द्वंद्व जी को मोदी जी की टीम ने कहा है निकम्मे है, उसका मैं जवाब दे दूं। ठीक है बात साहब जी। जैन साहब, जैन साहब अपनी ऑडियो खोल लीजिए। जैन साहब अपनी ऑडियो खोल लीजिए। सबने कहा कि ये लोग किसी काम के नहीं है, तो लोग अब आए। देखिए, कांग्रेस में जब तक जतिन जी थी तब तक काम के थे, तब तक उनका सम्मान था। आज वो कह रहे हैं किसी काम के नहीं बचे। पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए, भारतीय जबरदस्ती के जैन साहब शब्द मत डालिए, ये नहीं है। मैंने तो कहा कि जिसको जिसकी निजी महत्वाकांक्षा थी वो चला गया, जो सेवा नहीं करना चाहता था, सत्ता की मलाई खाना चाहता था, वो चला गया। अब जितिन प्रसाद जी स्वयं कटघरे में खड़े हैं, वो योगी जी के का सामना कैसे करेंगे और योगी जी जितिन प्रसाद का सामना कैसे करेंगे? जी का भी पूरा सम्मान पार्टी में होगा, हर तरीके से उनको पार्टी में सम्मान मिलेगा। जिस प्रकार से मैदान से रखा था कांग्रेस ने, जैसा कि वो स्वयं कह रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी बात ये कि बात ये क्या बना रहे हैं उनको? अरे जैन साहब क्या बना रहे हैं? मुख्यमंत्री का पद उनके लिए ऑफर कर दिया गया है। पद उनके लिए ऑफर कर दिया गया है जावेद साहब जी को हटा के ये जैन साहब को अधिकार दे दिया है अमित शाह और मोदी जी ने। समाजवादी पार्टी के चाहे अशोक वाजपेयी जी रहे हो, चाहे संजय सेठ जी रहे हो, स्वयं नीरज शेखर जी रहे हो, बहुत सारे लोगों ने चुनाव के पहले बंगाल में तमाम लोग वापसी, जैन साहब बंगाल में तमाम लोग वापसी करना चाह रहे हैं, घर वापसी करना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं।
अब टिकट भी, अब ये इनको उम्मीदवार भी रिपोर्ट करने पड़ते हैं। वेस्ट बंगाल में तमाम लोग घर वापसी करना चाह रहे हैं, टीएमसी में वापस जाना चाह रहे हैं। मुकुल राय जैसे बड़े नेता भी लगे हुए लाइन में। तो मुकुल राय को प्रधानमंत्री जी ने फोन क्यों किया था मालूम है आपको? प्रधानमंत्री जी को खुद फोन क्यों करना पड़ा? जरा उसका भी संज्ञान ले लो। योगी क्या हद किया है भाजपा ने उनका इस्तेमाल करके, नींबू की तरीके से निचोड़ दिया। क्या हद किया है ये जान लीजिए। किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को आप लोगों ने ठगा, किस तरीके से आप लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को ठगा। जावेद साहब, आपने एक अच्छा नाम याद दिलाया, वो भी सवाल पूछ लेते हैं आपसे। के साथ आपने अन्याय किया जी। मंत्री को सांसद का चुनाव लड़ा दिया। जावेद साहब, आपने ये भी चर्चा चल रही है। साहब, ये भी चर्चा चल रही है कि केशव प्रसाद मौर्य आपके यहाँ ज्वाइन करने वाले हैं। पिछड़े मजदूर किसानों की जी मोहम्मद अब्बास साहब, केशव प्रसाद मौर्य जी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को छोड़ते हैं और समाजवादी विचारधारा में अपना विश्वास प्रकट करते हैं, तो निसंदेह राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उस पर विचार करेंगे और अगर ठीक लेगा तो भी लेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है कि पार्टी की विचारधारा में जो आस्था प्रकट करे और दूसरी पार्टी की विचारधारा को छोड़ो। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसे लेने पे कभी भी विचार करते हैं। जैन साहब, ये तो मेढक वाली बात हो गई, मेढक तोड़ने वाली बात हो गई। एक के संभालो तो दूसरा रूठ जाता है। आप ब्राह्मणों को संभाल रहे हैं और पिछले रूठ जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हर एक वर्ग का पूरा सम्मान है। ये कोई जाति और धर्म विशेष की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ये भी आवाज चल रही है सम्मान है। पहली बार कि केशव प्रसाद मौर्य सपा में जा रहे हैं। सम्मान हुआ था, स्कूल में बैठना पड़ा, स्कूल में बैठना पड़ा था, सरकार शुरू होते ही सम्मान दिया था। की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद जी को सम्मान दिया था, स्कूल पकड़ा दिया था उन्हें। कितने जितेंद्र प्रसाद पैदा होकर दूसरे दलों के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े होंगे। लिखे बुद्धिजीवी की बात करिए। पंडित रत्नाकर मिश्रा, राकेश राठौर, ये सब खुले आम का पाठक ने तो राजू उपाध्याय जी जारी कर दिया। आरक्षण कौन खत्म कर सकता है? संविधान से ऊपर केसी जैन साहब, इस बात में कितनी सच्चाई है केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के? बातें हैं और अंदाजा लाते रहे केवल बस। जिस प्रकार से ये लोग कह रहे थे नोटबंदी के बाद दोबारा केंद्र में सरकार नहीं बनेगी, दोबारा और ज्यादा सीटें लेकर के आए, वैसे उत्तर प्रदेश में 40 सैनिक ना मरे होते तो ये हालत ना होती। ये भी समझ लीजिए, लोगों की ये भावना है। राजीव उपाध्याय जी, आपका फाइनल कमेंट। खोल दिया था 40 वाले मसले पर। अरे भाई, थोड़ा शांति रही है। राजीव उपाध्याय जी, देखिए, फाइनल कमेंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी से आज की डेट में न तो ब्राह्मण संतुष्ट है, न तो ओबीसी संतुष्ट है, जैन साहब आपके पास आएंगे फाइनल कमेंट के लिए जी। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब होगी। फिर जैन समाज के साथ प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा जी। बात करने दीजिए। आप बोलिएगा, मैं बोलता नहीं हूँ। बोलता हूँ, बताइए। बोलिए। आने वाले समय में इन सारी जातियों का झुकाव जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से होने जा रहा है। अभी 1 महीने। ठीक है, मतलब 3 नंबर से आप सीधे 1 नंबर पर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात हो गई, समय समाप्त हो गया। जावेद साहब जल्दी से 20 सेकंड में। बहुत स्पष्ट बात है, चली चला की बेला है। कितने भी ये डैमेज कंट्रोल कर लें, वो डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है। इनके अंदर आंतरिक अंतर्कलह है और संकट के काल में जिस तरीके से सरकार ने अनदेखी की है, सरकार ने हाथ जनता का साथ छोड़ा है। अरे जैन साहब रुकिए भाई, मैं आपका फाइनल कमेंट नहीं लूंगा अगर आप इसी तरीके से टोका-टाकी करेंगे तो। होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 69,000 शिक्षकों की भर्ती में, ठीक है जावेद साहब, बात हो गई आपकी। मोहम्मद अब्बास साहब जल्दी से। कम है भाई, प्रदीप जी 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बन गई है, सारी इंटेलेक्चुअल रिपोर्ट आ गई, उसी वजह से भगदड़ है। 200 विधायकों ने इसमें सोचकर
जो राष्ट्रीय प्रभारी आए हैं इनके भारतीय उन्हें दे दिए हैं, राज्यपाल के पास इस्तीफे हैं। किस दिन योगी जी का बिस्तर बन गया। ठीक है, सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट करने की सपा की सरकार बननी। ठीक है मोहम्मद अब्बास साहब, जैन साहब आपका फाइनल कमेंट। कहावत है प्रदीप जी की बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए, बड़ा कौर खा लेना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के साथी जिस प्रकार से उनका बड़बोलापन है, अरे भाई आप अपनी आवाज क्यों बंद कर देते हैं? भाजपा की ये हालत हो गई क्या जी? पार्टी को सफाया करने पे काम किया और वही बड़बोलापन फिर ठीक है जैन साहब, हो गई बात आपकी। संजीव भाई आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे आप? बात तो सिद्ध हो ही गई कि जिस तरह से जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उल्लास का वातावरण जो दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लोगों को लग रहा है कि ब्राह्मणों से जो एक तरह से जो ब्राह्मण खफा थे वो अब खुश हो जाएंगे और वो हमारे तरफ आएंगे। ये स्वीकारोक्ति है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की कि वो यह आज मान रहे हैं कि ब्राह्मण हमसे दूर चले गए थे, वो अब नजदीक आएंगे और उन्हें अब अपने पाले में लाने का प्रयास जो किया गया है उसमें हमें सफलता मिलेगी। ये एक डर भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से उजागर हुआ है इस बात से। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि ब्राह्मण पिछले 4 साल से 4.5 साल से नाराज थे, जिसको मनाने की कोशिश अब की जा रही है। और इसी कड़ी में जितिन प्रसाद जो कि ब्राह्मण चेहरा थे कांग्रेस के, उनको अपने पाले में लाया गया है। अनूप चंद पांडे जो कि पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, उनको आज एक अहम पद यहाँ पर दिया गया है। तो ब्राह्मणों को मनाने की तमाम कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये तो मेढक तोलने वाली बात है। एक मनाओ तो दूसरा रूठ जाता है। ब्राह्मण अगर खुश होंगे तो बैकवर्ड नाराज हो जाते हैं, बैकवर्ड अगर खुश होते हैं तो दलित नाराज हो जाते हैं। यही उत्तर प्रदेश की राजनीति है। कैसे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सबको संभाल करके चलेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।